हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज क्लास 6 चैप्टर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप देखेंगे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या कहा है। सो बेसिकली कौटिल्य एक बहुत महान व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी हुई है। इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये कहते हैं द रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी समृद्धि या खुशहाली। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली का जो रास्ता है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। द लेक ऑफ इट ब्रिंग्स मटेरियल डिस्ट्रेस। अगर आर्थिक गतिविधियां या इकोनॉमिक एक्शंस नहीं होंगे या इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी तो क्या होगा? उससे लोगों को चीजों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेंजर्स बोथ करेंट प्रॉस्पेरिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ। और इससे फ्यूचर पर भी असर पड़ सकता है, यानी कि भविष्य में जो हमारा विकास होना है वो भी नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरीके की होती है और ये किन सेक्टर्स में काम करती है और ये सेक्टर एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड रहते हैं। इंट्रोडक्शन जो हमारा टॉपिक है, आपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी दो तरीके की होती है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि जिस काम को करने से पैसे मिलते हो या मनी जनरेट होता हो उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है? इसका डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे आप मार्केट से ब्रेड लेने जाते हैं, तो जब आप ब्रेड लेते हैं तो उसके लिए आप पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जिसने ब्रेड बनाया है उसके लिए ब्रेड की वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू रहेगी। ओके। To understand these activities better, we will learn how economic activities are classified. तो इन एक्टिविटीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरह की होती हैं, यानी कि आर्थिक गतिविधियां कितने तरीके की होती हैं और इससे लोगों का क्या फायदा होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए किसी डेवलप जगह का ये एक इमेज दी गई है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, एम्बुलेंस भी है, पुलिस की गाड़ी भी है और ट्रैफिक रूल भी बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ वेंडर्स हैं जो अपना सामान बेच रहे हैं, ये सब। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये डेवलप्ड एक एरिया है। सो ओवर द डिकेड्स द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, यानी कि कई सालों में, कई दशकों में, डिकेड्स का मतलब होता है दशक, डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल। ठीक है स्टूडेंट, तो इन कई सालों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो बहुत बढ़ गई हैं। पहले क्या होता था? लोगों के पास क्या काम था करने के लिए? एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग, यानी कि वो खेती करते थे या जानवरों को पालते थे या कोई टूल्स बनाते थे, बर्तन बनाते थे या सिलाई करते थे कपड़ों की। ठीक है स्टूडेंट। So, as societies progressed, the number of economic activities through which people earn their livelihood increased vastly. यानी कि जैसे जैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, समाज का विकास हुआ, वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बढ़ने लगी, जिससे लोगों को और ज्यादा अर्निंग होने लगी। टुडे देयर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आज अगर हम देखें, आज के टुडेज वर्ल्ड, दुनिया में बहुत तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर कंप्यूटर बनाना, मोबाइल फोन बनाना, ड्रोन्स बनाना, बैंक्स में काम करना, स्कूल्स में पढ़ाना या होटल में काम करना, ड्राइविंग वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अपना जो सामान है वो ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं उनके थ्रू। मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाना, सिलाई करना, मशीन्स वगैरह यूज करना। क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, रिपेयरिंग दीज एक्टिविटीज। ठीक है, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन्स, सॉफ्टवेयर बनाना या वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करना, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये सारे जो काम हैं वो किस में आते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड what is the means or how we classify economic activities into economic sectors. इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं।
आप देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ब्रॉड ग्रुप्स दैट इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज, एक बहुत बड़े लोगों का समूह जो अलग अलग जगह के हों लेकिन एक ही तरीके का काम करते हों, उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक सेक्टर। जैसे हमारे देश में कंप्यूटर बनाने का काम होता है, तो जो कंप्यूटर बनाते हैं वो एक सेक्टर में इंक्लूड होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो खेती बाड़ी करते हैं पूरे देश के लोग, उसी को एग्रीकल्चर सेक्टर्स कहा जाता है। Some economic activities share similar characteristics and based on this they can be grouped together or classified into broader groups। जैसे हमने आपको बताया, अगर कोई कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो भले ही वो कौन सी भी क्रॉप्स को उगा रहा हो, लेकिन वो सब किस में आएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। तो जो पर्टिकुलर सेक्टर्स होता है उसी को कहते हैं इकोनॉमिक सेक्टर। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये तीन तरीके की होती हैं। कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इन इकोनॉमिक सेक्टर। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। ओके, प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़ी होती हैं। जैसे द प्राइमरी दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर, जो लोग ऐसे काम करते हैं जो नेचर पे डिपेंड करते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज और प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और भी कई सारे काम आते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्टर में होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखिएगा, कल्टीवेशन खेती, फिशिंग मछली पकड़ना या जंगलों से प्रोडक्ट लाकर मार्केट में सेल करना, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है इन एक्टिविटीज का। तो अब आप देखिएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है। जैसे प्राइमरी सेक्टर्स में क्या क्या आता है, टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है और टर्शरी सेक्टर में क्या आता है। तो आप प्राइमरी सेक्टर में देखिए एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन और टर्शियरी सेक्टर में हेल्थ केयर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, फिशिंग, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन, रेजिंग लाइव स्टॉक, सोलर पावर बैंकिंग, फॉरेस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो अलग अलग सेक्टर की हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है स्टूडेंट। For example, work involving cultivation of grains। तो अगर आप देखें तो कल्टीवेशन यानी कि खेती करना या अनाज उगाना या सब्जियां उगाना या कलेक्टिंग वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, लकड़ियां जंगलों से इकट्ठा करना, या कोल माइंस होती हैं जहां से कोयला निकाला जाता है, फिश फ्रॉम फिशरीज, मछलियां पकड़ना, अंडे की वो मुर्गियां पालना, ये सब किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर्स में आता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्टर है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। सो दीज आर द एक्टिविटीज कम्स इन प्राइमरी सेक्टर। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे ग्रीन हाउस फार्मिंग, माइनिंग और ये फिशरीज, फॉरेस्ट्री, रेजिंग लाइव स्टॉक यानी जानवरों को पालना, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज की डेफिनेशन यहां दी गई है, सेकेंडरी सेक्टर, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स processing of raw materials derived from primary sector into products for sale or consumption। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए यूज करता हो या उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए आप देखिएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी करने के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर पर। और जो प्राइमरी सेक्टर के गुड्स यानी कि चीजें हैं उनको सेकेंड फॉर्म में बना देना, इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है स्टूडेंट। ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंड का मतलब होता है दूसरा और प्राइमरी का मतलब होता है पहला।
तो पहली एक्टिविटी क्या है, डायरेक्ट आपने नेचर से कुछ भी लिया और उसको सेल आउट कर दिया, जैसे पोटैटो है, टमाटो है, ये सब्जियां आपने खेत से ली और उसको मार्केट में सेल कर दिया। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि आपने जो आलू है उसका चिप्स बनाया और चिप्स बना के मार्केट में सेल कर दिया। सो द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स, क्या क्या आता है सेकेंडरी सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन, रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, या यूटिलिटीज लाइक वाटर। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यूटिलिटी का मतलब होता है सुविधा, यानी सहूलियत, सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, gas, and other such necessities. It also includes the manufacturing of products in factories and production units to process raw material from primary sector into some other form. यानी कि जो कच्चा माल होता है, जब हम उसको प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चर करके किसी और फॉर्म में ले आते हैं ताकि लोग उसको यूज कर सकें, तो वो किस में आता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं नीचे, सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या क्या आता है, जैसे ग्रेन्स ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड टू मेक फ्लोर इन मिल्स, यानी आपने मान लीजिए गेहूं लिया किसान से या खेतों से, और उसके बाद उसको फ्लोर मिल, आटा मिल जो होती है जहां व्हीट को आटे में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें बेच दिया, फिर उसका आटा बनाया गया, फिर उसके बिस्किट्स बनाए गए, तो ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे चाय की पत्ती है। सो सिमिलरली वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल से आपने लकड़ी ली एंड देन उस लकड़ी का आपने फर्नीचर बना दिया, या पेपर बना दिया, या कॉटन का यूज करके क्लोथ्स बना दिए, या स्टील बना दिया आयरन ओर से, या उस लोहे से फिर आपने क्या किया, कार बना दिया, ट्रक बना दिए। तो ये सब किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, ये सब सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट, फर्नीचर बनाने का काम। तो अब आप ये सोचिएगा कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें ये काम किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अगर हम भारत में देखें तो टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, जैसे कार भारत में 2022 में लगभग कितनी बनी, 45 लैक्स। कमर्शियल व्हीकल, ट्रक्स कितने बने, मोर देन 10 लैक्स। थ्री व्हीकल्स मोर देन 8 लैक्स, और टू व्हीलर्स लगभग 2 करोड़। तो आप देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है हमारे देश में। नाउ आप कुछ एक्टिविटीज लिख सकते हैं डिफरेंट सेक्टर की इस पॉइंट पर। लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्शरी एक्टिविटीज। टर्शरी एक्टिविटीज क्या होता है, देखिए इसमें जो टर्शरी सेक्टर की डेफिनेशन लिखी है वो है द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज व्हिच कंप्लीमेंट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। यानी कि वो एक्टिविटीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती हैं उनको कहते हैं टर्शरी एक्टिविटीज। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है ये बताते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने मतलब टॉयज हैं आपके पास और उनको आप अपने टॉयज को आपने इंपोर्ट कर दिया, कहीं से मंगा रहे हैं आप या कहीं भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रांसपोर्ट किए अपने टॉयज बेचने के लिए, तो वो सब किस में आ जाएगा, टर्शरी एक्टिविटीज में। So all those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities, वो सारी एक्टिविटीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, टर्शरी एक्टिविटीज और टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसमें क्या आता है, सर्विसेज दैट वी मे नॉट बी एबल टू सी, यानी कि हम सर्विस देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट। और ये जो सर्विस सेक्टर है ना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपने पिज्जा मंगाया कहीं से, तो जो पिज्जा लेकर आएंगे वो आपको पिज्जा डिलीवर करेंगे। तो जो पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं वो सर्विस कर रहे हैं, और जो पिज्जा है वो क्या है, वो एक प्रोडक्ट है। सो फॉर एग्जाम्पल द ड्राइवर ऑफ अ ट्रक ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स,
अगर कोई ड्राइवर हैं जो ट्रक से ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि ग्रेन्स को, अनाज को या सब्जियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए, तो ये सब किस में आता है? टर्शरी एक्टिविटीज में। ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स हैं, ये क्या कहते हैं? ये करते हैं खेत से या किसानों से सामान लेते हैं और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जैसे डॉक्टर, नर्सेज, टीचर्स, लॉयर एंड पायलट्स, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज। अगर पायलट जहाज उड़ा रहे हैं तो वो सर्विस दे रहे हैं। देयर आर टेक्नीशियन, कुछ टेक्नीशियन भी होते हैं, जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन या कोई मशीन खराब हो जाती है तो आप टेक्नीशियंस को बुलाते हैं और वो आपका जो प्रोडक्ट है जो खराब हो गया है वो सही कर देते हैं। ये किस में आएगा? ये भी टर्शरी सेक्टर में आएगा, सर्विसेज में आएगा। जो लोग व्हीकल रिपेयर करते हैं जैसे कार, ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रीशियंस, ये सब टर्शरी एक्टिविटीज में आएगा। देयर सर्विसेज मेक अवर लाइफ इजियर, यानी कि जो सर्विसेज हैं ये हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होते हैं? मोबाइल, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विसेज एट होटल, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स, शॉप्स, वेयर हाउस, ये सब किस में आते हैं? टर्शरी एक्टिविटीज में आते हैं। और किसका एग्जाम्पल है? सर्विस सेक्टर का। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस को हम आसान भाषा में समझते हैं। वेयर हाउस होता है गोदाम, जहां पर सामान रखा जाता है बाद में सेल करने के लिए, बाद में बेचने के लिए। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, सर्विसेज एट रेस्टोरेंट, ये भी सर्विस में आते हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको वहां जो लोग होते हैं वो खाना खिलाते हैं, वो सर्विस करते हैं। एयरपोर्ट पर अगर आप जाते हैं या टिकट लेते हैं तो वो सर्विस कर रहे हैं आप। या वेजिटेबल्स खरीदते हैं रिटेल स्टोर से, बहुत बड़े शॉपिंग स्टोर से, तो वो क्या होता है? सर्विस सेक्टर में आते हैं। नाउ ये सर्विस सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स कैसे होते हैं, इसका एग्जाम्पल हम यहां देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर। ये जो 3 सेक्टर हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं? तो यहां पर हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो अमूल का दिया गया है। आप सभी लोग अमूल का दूध पीते हैं, उसी का एग्जाम्पल हमें इस चैप्टर में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज our economic sectors play an important role in the process of conversion of natural raw material into finished product for final consumption। यानी कि जो नेचुरल प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल होता है उसको फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं ताकि लोग इसको यूज कर सकें। लेट अस गो ऑन इमेजिनरी एक्सकर्जन टू अ विलेज इन आनंद डिस्ट्रिक्ट। चलिए एक कहानी है ये कि आनंद एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है गुजरात में, जहां पर एक कंपनी स्टैब्लिश की जाती है। क्या नाम है उस कंपनी का? अमूल। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सुनिएगा ध्यान से कि डेयरी कोऑपरेटिव्स फ्रॉम फार्म टू प्लेट, इसका मतलब यह है, डेयरी कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन या संस्था जो क्या करती है, जो दूध खरीदती है और फिर उस दूध का घी, दही, पनीर, मक्खन ये सब बनाकर मार्केट में सेल करती है। डेयरी क्या होती है? डेयरी वो जगह है जहां दूध इकट्ठा किया जाता है और फिर बेच दिया जाता है। सो दीज डेज farmers in Gujarat greet the day with the clinking of milk pails and the happy moves of their best friends। तो जो गुजरात के फार्मर हैं यानी कि किसान हैं, वो अपने गाय भैंसों के साथ बहुत खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि गाय भैंस दूध देती हैं और ये उस दूध को सेल करके पैसे कमाते हैं। Cows have a special place in the lives of the farmers and their families। तो जो पशु हैं, जानवर हैं, गाय या भैंसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इनकी फैमिलीज में। ठीक है स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ द मंथ दे गेट पेड फॉर द मिल्क। जब मंथ का एंड होता है तो जितने भी ये डेयरी या दूध बेचने वाले लोग हैं, ये सभी लोगों को पैसे मिलते हैं और ये पैसे किस पे डिपेंड करते हैं? दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी पर। हालांकि 50 साल पहले ऐसा नहीं था। तो आइए स्टूडेंट ये कहानी देखते हैं। दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स।
ये एक बहुत अच्छी कहानी है मिल्क कोऑपरेटिव्स की, जिसका नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और इसका फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, तो इसको क्या कहा जाता है, अमूल। 1940s में क्या होता था, 1940 में, कि जो किसान हैं या जो दूध निकालते हैं अपनी गाय भैंसों का, वो अपने गांव से दूसरे गांव में जाकर दूध बेचते थे। क्यों? अगर ज्यादा दिन दूध रखेंगे तो वो खराब हो सकता है, तो इसके बीच में दूध बेचने के लिए उन्हें पैदल जाना पड़ता था, साइकिल से जाना पड़ता था, जिससे उनको नुकसान होता था। अगर वो दूध नहीं बेचते तो दूध खराब हो जाता था। तो इसलिए वहां पर एक मिडिल मैन आया, ठीक है, मिडिल मैन, जो क्या करता था, जो इन दूध वालों से सस्ते दामों पर दूध खरीदता था और महंगे दाम पर मार्केट में ले जाकर बेच देता था। मैनी टाइम्स द फार्मर फेल्ट चीटेड। कई बार किसानों को यह महसूस हुआ कि ये जो मिडिल मैन है, ये मिडिल मैन हमारे साथ धोखा कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आइए कोऑपरेटिव की डेफिनेशन देखते हैं। A group of people who voluntarily come together to meet their economic and social needs in a formal way. ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लोग अपनी मर्जी से आपस में मिलते हैं, जिससे अपने बिजनेस को बढ़ा सकें और उनकी जो सोशल नीड्स या इकोनॉमिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं, और सभी लोग आपस में मिलजुल के ही डिसीजंस लेते हैं। तो एक दिन ये जो फार्मर्स हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं, जो उस वक्त देश के बहुत बड़े नेता थे, 1940s की बात है, और अपनी प्रॉब्लम इन्हें बताते हैं। तो सरदार पटेल साहब इनसे कहते हैं कि आप एक कोऑपरेटिव बनाइए जो इंडिपेंडेंट हो, और आप मिडिल मैन पर डिपेंड मत रहिए, जो आपके साथ धोखा करता है ये मिडिल मैन। तो किसानों ने क्या किया, इन्होंने कोऑपरेटिव्स यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कुछ लोगों ने मिलकर, और वहां पर अपना दूध बेचने लगे। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी कि ये इस दूध का घी, मक्खन, पनीर, ये सब बनाकर मार्केट में सेल करती थी, जिससे किसानों को कहीं दूध बेचने भी नहीं जाना होता था और इनको बहुत अच्छा फायदा होता था। अब अमूल कब सेटअप हुआ? 1946 में। किसकी लीडरशिप में? त्रिभुवन दास पटेल जी। इन्होंने अमूल को सेटअप करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और ये उस टाइम पे बहुत बड़े लॉयर थे और फ्रीडम फाइटर थे, ये देशभक्त थे। और साथ ही यहाँ पर कौन इनके साथ देने के लिए आया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये क्या थे? ये इंजीनियर थे जो मुंबई में काम करते थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम याद रखिएगा, इसी से आप लोगों को आगे एक बात पता चलेगी। ठीक है, यहां पर मिल्क रिवॉल्यूशन या व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं वो आया, क्रांति हुई, जिससे देश में, हमारे भारत में दूध की कमी होना बंद हो गई। So the initiative brought farmers, including women, together and gave them control over the production and sale of milk. यानी कि ये जो प्रोडक्शन है ये अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। औरतें, आदमी, किसान, सभी लोग अपना दूध जो भी भैंसों से निकालते हैं वो कोऑपरेटिव में देखते हैं। द मिल्क प्रोड्यूसर्स कलेक्टिवली मेड देयर ओन डिसीजंस। ये जो जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं ये अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। और ये एक वर्ड आपने देखा होगा, पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखी है। पैस्चराइजेशन का मतलब होता है दूध को एक गर्म किया जाता है ताकि उसके जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाएं और दूध काफी टाइम तक सुरक्षित रहे, ठीक है, सेफ रहे, खराब ना हो। इसे कहते हैं पैस्चराइजेशन। The tasks were shared by everyone, which helped raise their income gradually. They did not need the middleman anymore and became like one big family. तो जो मिडिलमैन की आवश्यकता थी या जरूरत थी अब वो खत्म हो गई है, अब किसानों को पैसे ज्यादा मिलने लगे हैं। स्टूडेंट, फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री होती है एक बिल्डिंग जिसमें लोग अपना काम करते हैं या गुड्स, कोई चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और एक साथ उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदल देते हैं ताकि वो लोग यूज कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आनंद कहां पर है? गुजरात में, याद रखिएगा। और साथ ही साथ अब इस फैक्ट्री में क्या होने लगा है? बटर भी बनने लगा है, मिल्क पाउडर भी बनने लगा है, यानी कि अमूल सब कुछ सेल करता है। ठीक है स्टूडेंट। रिटेल स्टोर क्या होते हैं? बड़े स्टोर।
जहां पर द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज बाय द एंड कंज्यूमर रेदर देन फॉर रीसेल, यानी यहां प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। टुडेज द कोऑपरेटिव्स हैज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर ये जो कोऑपरेटिव्स हैं इनके बहुत बड़ी एक रेंज बन चुकी है, कई सारे प्लांट्स लग गए हैं, कई फैक्ट्रीज लग चुकी हैं भारत में, और ये लोग क्या करते हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह रिटेल शॉप्स पर। कई बार अपने जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनको दूसरे देश में भी बाहर भेजा जाता है। तो जब किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश में या अपने देश से बाहर भेजा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करना। In this fascinating story, the farmers of this cooperatives milk their cows to sell the milk later. अब इस प्रोसेस से क्या हुआ कि जो किसान थे वो अपना दूध बाद में भी बेच सकते थे, इससे जो मिल्क होता है वो खराब नहीं होता था, ठीक है, पेस्चराइज करने के बाद। सो दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि मिल्क जो है ना डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से, काउज या लाइव स्टॉक से, तो इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। नाउ मिल्क इज देन प्रोसेस्ड, अब दूध को कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे किस फॉर्म में होता है मिल्क, लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर इसका क्या बनाया जाएगा, मिल्क पाउडर बनाया जाएगा, घी, चीज, बटर और भी कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे फैक्ट्रीज में। ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रॉ मटेरियल को सेकेंडरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया गया ताकि लोग यूज कर सकें इस रॉ मटेरियल को। ये किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ये जो घी बटर है ना, ये बनाया गया, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएगा। व्हाट डज अमूल डू विद ऑल द प्रोडक्ट इट मेक्स? अब अमूल क्या करता है, अमूल यूजेस लॉरीज एंड ट्रक्स। अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अमूल ट्रक्स या लॉरीज का यूज करता है, रेलवे का यूज करता है, एयर बाय एयर भी अपने प्रोडक्ट पहुंचाते हैं ये, ताकि इनका प्रोडक्ट पूरे देश और दुनिया में फैल सके। इट हैज सेट अप रिटेल स्टोर्स एंड सप्लाइज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टू अदर शॉप्स इन टाउन। अमूल ने क्या किया कि कुछ रिटेल स्टोर, यानी कि जो बड़ी बहुत मॉल्स में दुकानें होती हैं ना, वहां पर भी अपने सप्लाई स्टोर सेटअप किए या शॉप सेटअप की। सो सिटीज एंड विलेजेस ऑल ओवर गुजरात एज वेल एज इन डिफरेंट स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, पूरे देश में इन्होंने अपनी ब्रांचेस एस्टैब्लिश की। जस्ट लाइक अमूल देयर आर मैनी अदर मिल्क कोऑपरेटिव्स। जैसे अभी आपने गुजरात के अमूल के बारे में पढ़ा है, इसी तरीके की कई और कोऑपरेटिव्स हैं। जैसे नंदिनी, नंदिनी भी एक मिल्क कोऑपरेटिव है। कहाँ है ये, कर्नाटक में। मदर डेयरी कहाँ है, दिल्ली एनसीआर में। आबिन कहाँ है, तमिलनाडु में। विजया आंध्र प्रदेश, केवी नागालैंड। सुधा, सुधा मिल्क कोऑपरेटिव कहाँ है स्टूडेंट, बिहार में। वेरका कहाँ पर है, पंजाब में। और भी कई सारी मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स के लिए इतने नाम दिए गए हैं। आप कुछ और कोऑपरेटिव्स के नाम ढूंढकर उन्हें अपनी बुक में लिख सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द इमेज बिलो लेट अस सी हाउ द बुक्स यू स्टडी आर मेड। अब ये जो इमेजेस दी गई हैं, इन इमेजेस के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस सेक्टर में आती है। द इमेजेस शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पल्प। ठीक है स्टूडेंट, ट्री पल्प क्या होता है, वुडन फाइबर ऑफ अ ट्री। जब हम पेड़ों को काटते हैं और उनसे जो भी मुलायम रेशेदार लिक्विड निकलता है उसको पल्प कहते हैं। इससे क्या बनाया जाता है, पेपर एंड प्रिंटिंग इनटू टेक्स्ट बुक। और पेपर बनाकर उसकी क्या होती है, छपाई होती है, जिससे इन किताबों को हम पढ़ते हैं या बुक्स पे हम लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इस प्रोडक्ट को हम कहाँ से, शॉप से खरीदते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये तीन तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी एक्टिविटीज में सर्विस भी इंक्लूड होती हैं, सर्विसेज भी आती हैं। सो नन ऑफ द एक्टिविटीज दैट वर पार्ट ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग पल्प फ्रॉम द ट्रीज टू मेकिंग पेपर एंड फाइनली प्रोड्यूसिंग द बुक्स। ये जो पेड़ों से पल्प निकाला जाता है उनका होता क्या है, उनका पेपर बनाया जाता है और फिर उस पेपर को मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो तीन तरह की एक्टिविटीज हमने पढ़ी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। ओके, अब आप देखिएगा कि दीज डेज
यूज्ड पेपर इज रिसाइकल्ड, यानी कि जो पेपर हम यूज करके फेंक देते हैं उसको भी रिसाइकिल किया जाता है, दोबारा से बनाया जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि लगभग 17 ट्रीज एज वेल एज 2.5 क्यूबिक मीटर ऑफ लैंडफिल स्पेस, ये रिसाइकिल से कई टन जो है पेपर दोबारा बनाया जाता है, और कई पेड़ों को हम नहीं काटते हैं क्योंकि हमारे पास पेपर होता है। इट ऑल्सो टेक्स 70% लेस एनर्जी, यानी कि पेपर रिसाइकिल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेड़ों को काटना नहीं पड़ता है और हरियाली रहती है। ठीक है, तो इस पल्प से ये पेपर बनते हैं। आप चाहें तो कोई और भी रास्ता ढूंढ सकते हैं जिससे, या यू कैन आइडेंटिफाई दैट किस तरीके से हम प्रोडक्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं, या पेपर का कोई और ऑप्शन क्या हो सकता है। सो बिफोर वी मूव ऑन, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने सीखा कि एक्टिविटीज, इकोनॉमिक सेक्टर में एक्टिविटीज 3 तरीके की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और हमने ये सीखा कि प्राइमरी एक्टिविटीज से जो रॉ मटेरियल होता है वो लेकर जब उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। और थर्ड एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें सर्विस इंक्लूड होती है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू क्लास, न्यू चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट।